नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 30 अगस्त 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज दो इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया में जो एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम है इसको डिटॉक्सिफाई करने से संबंधित, और दूसरा आर्टिकल एनर्जी सिक्योरिटी से संबंधित। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, देश में जो एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम है ना, इसको ठीक करने से संबंधित है, डिटॉक्सिफाई करने से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में ना आप एक डेटा देखिए। हर साल लगभग देखो 70 लाख स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट ऐसे होते हैं जो ये सारे एंट्रेंस एग्जाम्स लेते हैं, जैसे जेई, नीट, सीयूईटी, क्लैट। और ये जो एग्जाम्स है ना, ये उनके फ्यूचर के दरवाजे खोलते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये दरवाजे बहुत कम हैं, मतलब सीट्स बहुत कम हैं, लिमिटेड सीट्स हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंटेंस है। और इस कंपटीशन से एक चीज़ पैदा हुई है, क्या? मैसिव कोचिंग इंडस्ट्री, बहुत बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री पैदा हो गई है इस एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम की वजह से। आर्टिकल में देखो, जेई का एक सिंपल एग्जांपल दिया जाता है। आईआईटी जेई वाला जो टेस्ट होता है ना, अब एस्पायरेंट्स की टोटल संख्या है 15 लाख। सीट्स कितनी है? 18,000 के आसपास। इसका मतलब सक्सेस रेट कितना? 1.2%। यानी टॉप 1.2% में आने के लिए एक बहुत बड़ा कोचिंग एम्पायर खड़ा हो गया है। ये कोचिंग सेंटर ना 2 साल के प्रोग्राम के लिए, अगर ऑफलाइन प्रोग्राम है 2 साल तैयारी करनी है तो 5 लाख के आसपास वसूल लेते हैं। मतलब किसी कोचिंग सेंटर में थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा ऑफलाइन में, जबकि ऑनलाइन में फीस रिलेटिवली कम होती है, आपको पता है। लेकिन देखो रिजल्ट क्या निकलता है। बच्चे की उम्र देखो सिर्फ 14-15 साल, 14-15 साल, और वो इतने प्रेशर में आ जाता है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ छोड़ देता है। उस बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट जैसे देखो दोस्तों के साथ में खेलना, ये छोटी छोटी चीज़ें सब बंद हो जाती हैं। उनकी जो पूरी जिंदगी है एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती है, बस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। बहुत मुश्किल बुक आती हैं, जैसे इरोडोव, क्रोटोव, बहुत डिफिकल्ट बुक्स हैं। तो आर्टिकल में इन बुक्स का जिक्र किया जाता है कि ये जो बुक्स है ना, बीटेक के सिलेबस से भी ज़्यादा टफ हैं। ये फिजिक्स ओलंपियाड लेवल की बुक्स हैं। सोचो 15 साल के बच्चे पे क्या प्रेशर होगा। इसी रैट रेस से ना, ये जो चूहों के बीच की जो रेस है, इसी से फिर बच्चों में पैदा होता है स्ट्रेस, इसी से पैदा होता है डिप्रेशन, एंजाइटी आने लगती है। बच्चे अलग थलग महसूस करते हैं दुनिया से। रिजल्ट क्या? कोटा में हमने कितनी बुरी बुरी खबरें देखी, समझ गए। देखो हम ना कोटा जैसे हादसों के बारे में जब सुनते हैं ना, तो हमें लगता है कि कोचिंग सेंटर असली प्रॉब्लम है। कोचिंग सेंटर की तो देखो गलतियां हैं ही, प्रेशर ज़्यादा डालते हैं कई बार बच्चों पे, लेकिन असल दोषी है ये एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम। पूरे का पूरा सिस्टम दोषी है, एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट राइटर ना मेरिटोक्रेसी के बारे में बोलते हैं। राइटर बोलते हैं देखो हमारा सिस्टम ना ये एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट लेता क्यों है। ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं ना, उनको चूज करने के लिए, उनको सिलेक्ट करने के लिए ये एग्जाम लिए जाते हैं। लेकिन राइटर बोलते हैं देखो हमारा सिस्टम ना 91% लाने वाले स्टूडेंट के बीच में और 97% लाने वाले स्टूडेंट के बीच में ना फर्क करता है, दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है, लेकिन जरूरत ही नहीं है। राइटर बोलते हैं एक बीटेक प्रोग्राम के लिए ना 12वीं में अगर 70 से 80% हैं तो भी चलेगा। तो फिर इतना ज़्यादा 91% वाले बच्चे के बीच में और 97 वाले के बच्चे के बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना क्यों जरूरी है? दिक्कत यह है सीट्स कम है हमारे देश में। दिक्कत क्या है? हमारे देश में सीट्स कम है, एप्लीकेंट्स ज़्यादा है, और कॉलेजेस की क्वालिटी में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे जेई का टेस्ट होता है, हर किसी को आईआईटी बॉम्बे चाहिए क्योंकि आईआईटी बॉम्बे की रेपुटेशन ज़्यादा बढ़िया है। तो ये सब हमारा ही तो किया धरा है। हमने कॉलेजेस के बीच में इतना ज़्यादा क्वालिटी का डिफरेंस पैदा कर दिया है कि मारा मारी है कि हाँ इसी कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए। हम कॉलेजेस की क्वालिटी नहीं ठीक कर पाए, सीट्स नहीं बढ़ा पाए, क्वालिटी सीट्स नहीं बढ़ा पाए। इसी वजह से ना ये एक बहुत बड़ी झूठी हायरार्की बन गई है कि ऊपर ये कॉलेज आएगा, नीचे ये कॉलेज आएगा। और
इसी हायरार्की की वजह से जो मैंने आपको बताया कि एक बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री पैदा हो गई है। यहां पे ना माइकल सैंडल, जो कि देखो पॉलिटिकल साइंस में रिसर्चर हैं, तो इनका एक कोट है, मतलब कंसेप्ट है, कोट नहीं है, द टायरनी ऑफ मेरिट। इस कंसेप्ट में ना माइकल सैंडल ये बोलते हैं कि मेरिटोक्रेसी ना एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। इससे ना टॉक्सिक ऑब्सेशन पैदा होता है। आप पूछोगे सर कैसे? लोग ये सोचते हैं कि उनकी सफलता ना सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा है, बट देखो वो ये भूल जाते हैं कि उनकी सफलता में उनके लक और उनको जो सुविधाएं मिली, प्रिविलेजेस मिली, उनका कितना बड़ा रोल है। आप सोच के देखो, एक बच्चा जो दिल्ली के ना टॉप स्कूल में पढ़ता है, उसके परिवार के पास में पैसा है कोचिंग दिलवाने का, सारी सुविधाएं हैं, उस बच्चे को कुछ नहीं करना पड़ता, बेस्ट कोचिंग थी। दूसरी तरफ एक बच्चा गांव का है, थोड़ा खेत में भी काम करता है वो बच्चा, बेस्ट सुविधाएं नहीं मिली, घर के काम में सहयोग करना पड़ता है, कोचिंग के लिए पैसा नहीं है। तो आप बताओ कैसे बोल सकता है वो दिल्ली के टॉप स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कि मैंने ज्यादा मेहनत की है, इस वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है? तो राइटर बोलते हैं ये मेरिटोक्रेसी एक भ्रम है, क्योंकि इस केस में ना दोनों स्टूडेंट्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं था। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम है ना, इससे डिवाइड पैदा होता है। किस किस के बीच में? अर्बन और रूरल एरिया के बीच में डिवाइड पैदा होता है। रूरल एरिया के स्टूडेंट्स के पास में कम सुविधाएं, कम रिसोर्सेज होते हैं। दूसरी तरफ जेंडर इम्बैलेंस भी पैदा होता है। जेंडर इम्बैलेंस मतलब जैसे लड़कियों को बाहर नहीं भेजते कोचिंग करवाने के लिए, लड़कों को बाहर भेज देते हैं, तो लड़के तो ज़्यादा फायदे में रहे ना। फिर तीसरे नंबर पे रीजनल इम्बैलेंस, कुछ जो गरीब राज्य हैं वहाँ पे कोचिंग सेंटर नहीं होंगे, बच्चे गरीब होंगे तो वो कोचिंग नहीं ले पाएंगे, तो वहाँ के बच्चे कम सिलेक्ट होंगे। तो ये पूरा जो एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम है ना, इसकी वजह से डिवाइड पैदा हो जाता है। अब आप पूछोगे सर चलो ठीक है, हमारे देश में ऐसा है तो बाकी देशों में क्या होता है? तो राइटर ना 2-3 देशों का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सबसे पहले ना डच लॉटरी मॉडल का जिक्र किया जाता है। डच लॉटरी मॉडल, नीदरलैंड में ना मेडिकल स्कूल्स में एडमिशन के लिए एक सिस्टम है। ये 1972 में इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर बीच में हट गया, लेकिन इसे वापस लाया गया 2023 में। अब इस सिस्टम में क्या है? सिस्टम में देखो 3 चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊं। इस डच लॉटरी मॉडल में ना मेडिकल एडमिशन्स में 3 चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले एक थ्रेशोल्ड देख लिया, मतलब 12वीं में कम से कम 80% मार्क्स होने जरूरी हैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। पहला थ्रेशोल्ड डिसाइड कर लिया। दूसरे नंबर पे ना जिनके 80% से ऊपर है, एक लॉटरी पूल बना लिया जाता है। लॉटरी पूल बना लिया जाता है, जो स्टूडेंट्स इस थ्रेशोल्ड को पार करते हैं ना, वो लॉटरी पूल में आ जाते हैं। अब लॉटरी पूल ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि 80% से ज्यादा जिसके भी हैं वो सब बराबर, नहीं। लॉटरी पूल ऐसा है, वेटेड लॉटरी है, मतलब जिनके फॉर एग्जाम्पल 90% है, उसके ज़्यादा चांसेस हैं लॉटरी में सिलेक्ट होने के, जिसके 85% है उसके रिलेटिवली कम चांस हैं। इस प्रकार से ये वेटेड लॉटरी है, जिसके मार्क्स ज़्यादा उसके लॉटरी जीतने के चांस बेहतर, लेकिन चांस सबके पास में है। जिसके भी 80% से ज़्यादा है, चांस सबके पास में है। और थोड़ा सा वेटेज देखो, अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को भी दे दिया जाता है। जैसे रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हैं, उनका भी वेटेज थोड़ा बढ़ जाता है। अब देखो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि बच्चों पे ना प्रेशर नहीं आता। उन्हें जैसे IIT JEE की तैयारी करते हैं, लाइफ डेथ का क्वेश्चन बन जाता है, कुछ लोग घुटने टेक देते हैं, कोटा में जैसे सुसाइड सामने आते हैं, वो चीज़ें नहीं होती। ये है डच लॉटरी सिस्टम। अब जो भी इसके फ़ायदे नुकसान अलग हो सकते हैं, बट राइटर ने मेंशन किया है तो मैंने आपको बता दिया। अब राइटर एक बात चाइना का एग्जाम्पल देते हैं। चाइना ने ना 2021 में डबल रिडक्शन पॉलिसी लेके आया। डबल रिडक्शन पॉलिसी में ना 2 चीजें कम की गई। पहली चीज क्या कम की गई? होमवर्क का बोझ कम कर दिया गया बच्चों के ऊपर। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ऑफ कैंपस यानी कैंपस से बाहर ट्यूशन वगैरह, कोचिंग वगैरह, उसको बंद कर दिया चाइना ने। मतलब नेशनलाइज कर दिया कि कैंपस से बाहर कोई कोचिंग दे सकता है तो सिर्फ सरकार दे सकती है, प्राइवेट लोग नहीं दे सकते। जैसे हमारे देश में 1971 में बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया था ना। पहले प्राइवेट बैंक थे, सरकार ने बोला अब ये बैंक सरकारी हैं,
तो उसी प्रकार से कोचिंग सेंटर्स को वहाँ पे नेशनलाइज कर दिया गया। ऑफ कैंपस फॉर प्रॉफिट जो इंडस्ट्री थी ना, उसको नेशनलाइज कर दिया चाइना की सरकार ने। तो मोटिव क्या था? मोटिव देखो यही था, परिवारों पे फाइनेंशियल बर्डन को कम करना, एजुकेशन में इनइक्वालिटी को कम करना और बच्चों की मेंटल वेलबींग को प्रोटेक्ट करना। और ये सारी प्रॉब्लम से तो आज के समय में देखो इंडिया फेस कर रहा है। तो जो कदम चाइना ने उठाया वो कदम हम भी उठा सकते हैं। तो राइटर यहां पे ना 4 सजेशंस देते हैं अपनी तरफ से। पहला सजेशन, राइटर तो ये बोलते हैं कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम है ना, इसको कर दो स्क्रैप और लॉटरी सिस्टम अपना लो। लेकिन इसके लिए देखो स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। हमारे देश में स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी भी तो अच्छी नहीं है ना। 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स पे भरोसा करना पड़ेगा, स्कूल एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो ठीक करनी पड़ेगी। और इसके अलावा लॉटरी में वेटेज किसको कितनी दी जाएगी, उस पर भी हमारे देश में बड़ा विवाद पैदा हो जाता है। आपको पता है, रूरल एरिया के स्टूडेंट्स को दो, इस कैटेगरी के स्टूडेंट को दो, इस आइडेंटिटी के स्टूडेंट को दो, और रिजर्वेशन के साथ में इसे मैनेज करना डिफिकल्ट है। मतलब ये डिफिकल्टीज मैं बता रहा हूँ, राइटर तो अपना सॉल्यूशन दे रहे हैं कि एंट्रेंस जो एग्जाम सिस्टम है ना उसको स्क्रैप कर दो और लॉटरी सिस्टम ले आओ। बट मुझे लगता है ज़्यादा आइडियल सिस्टम है ये, हमारे देश के लिए शायद सूटेबल नहीं है। आपको क्या लगता है, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन राइटर ये देते हैं, कोचिंग इंडस्ट्री को कर दो बैन या फिर कर दो नेशनलाइज। समझ गए? तीसरा सॉल्यूशन राइटर ये देते हैं, आईआईटीज के अंदर ना डाइवर्सिटी लेके आओ। आईआईटीज के अंदर डाइवर्सिटी लेके आना मतलब जैसे एक आईआईटी के प्रोफेसर हैं, आईआईटी बॉम्बे के हैं, उनकी ट्रांसफ़र होनी चाहिए आईआईटी दिल्ली में, उनकी ट्रांसफ़र होनी चाहिए दूसरे आईआईटीज में, ताकि ना जो आर्टिफिशियल हायरार्की क्रिएट हो गई है ना अलग अलग आईआईटीज के बीच में, वो हायरार्की ख़त्म होनी चाहिए। ये भी किया जा सकता है कि बच्चा 4 साल एक ही आईआईटी में पढ़े, जैसे आईआईटी बॉम्बे में या आईआईटी दिल्ली में। ऐसे हो सकता है कि 1 साल वो पढ़ेगा आईआईटी दिल्ली में, 1 साल पढ़ेगा आईआईटी बॉम्बे में, 1 साल पढ़ेगा आईआईटी खड़गपुर में। इससे बल्कि नेशनल इंटीग्रेशन भी होगा। थोड़े रेडिकल से सजेशन हैं राइटर्स के, लेकिन ठीक है, मतलब लिखने के लिए हैं। और इसके अलावा एक बात वो बोलते हैं जो मैंने भी काफ़ी बार बोली है कि सरकार के पास में इतने रिसोर्सेज हैं, सरकार क्यों नहीं फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करती। सरकार अच्छे अच्छे फ्री लेक्चर्स यूट्यूब पे प्रोवाइड करे, अच्छा मटेरियल दे, बेस्ट मटेरियल, ताकि कोचिंग की जो ज़रूरत है वो कम से कम हो। ये काम तो सरकार आसानी से कर सकती है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एनर्जी सिक्योरिटी से संबंधित है, मतलब एनर्जी के मामले में दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी ख़त्म करना या फिर कम से कम करना, डाइवर्सिफाई करना। बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं इस आर्टिकल में। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले ना आप डेटा देखिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अभी हमारे देश में एनर्जी सिक्योरिटी के लिए? इंडिया में ना हम 85% से ज़्यादा जो क्रूड ऑयल है ना वो इंपोर्ट करते हैं। 50% से ज़्यादा नेचुरल गैस अभी भी बाहर से आता है। और सिर्फ देखो ये डेटा पॉइंट नहीं है, ये हमारे देश के लिए ना एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। आप इसका ना इकोनॉमी पे इम्पैक्ट देखिए। 2023-24 में ना हमने टोटल सामान दूसरे देशों से इंपोर्ट किया $677 बिलियन का, टोटल $677 बिलियन का। इसमें से देखो 170 जो बिलियन डॉलर्स है ना, उसका तो सिर्फ हमने ऑयल और गैस इंपोर्ट कर लिया। मतलब 25% से भी ज़्यादा टोटल हम जितने का इंपोर्ट कर रहे हैं ना, उसमें से 25% से ज़्यादा तो हम ऑयल और गैस ही इंपोर्ट कर रहे हैं। इतना पैसा बाहर चला जाता है। फॉरेन एक्सचेंज है, डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, इतना बाहर चला जाता है। हमारे रुपये पे प्रेशर पड़ता है, रुपये की वैल्यू कमज़ोर होती है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है, पूरी इकोनॉमी पे असर होता है। इवन आपने इकोनॉमी पे असर देख लिया, आपने जियोपॉलिटिकल रिस्क भी देखिए। जियोपॉलिटिकल रिस्क जैसे आप एग्जांपल लीजिए इनका, रशिया का देखिए आप एग्जांपल। पहले हम ना मिडिल ईस्ट से ऑयल लेते थे, आपको पता है मिडिल ईस्ट से ऑयल लेते थे, बट अब रशिया हमारा ना सबसे बड़ा सप्लायर बन गया, क्योंकि रशिया से हमें सस्ता तेल मिल रहा है। वो बात अलग है कि यूएसए ने इस वजह से हमारे ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिए,
लेकिन रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने के कारण ना हमारा जो ये इंपोर्ट बिल है थोड़ा कम हो गया था। लेकिन देखो दिक्कत जानते हो क्या है, एक ही देश के ऊपर डिपेंडेंसी ठीक नहीं है। रशिया के ऊपर फिलहाल के समय में तेल के मामले में काफी डिपेंडेंसी हो गई है। कल को देखो रशिया के साथ कुछ इशू हो गया तो फिर हम कहां जाएंगे। इसलिए ना डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है? डाइवर्सिफिकेशन। एक देश से हम बहुत ज्यादा तेल नहीं परचेज कर सकते, अलग अलग देशों से हमें एनर्जी परचेज करनी पड़ेगी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। एक थिंकर थे अल्फ्रेड महान, आपने नाम भी सुना होगा, अल्फ्रेड महान। उन्होंने एक बात बोली थी, हुएवर कंट्रोल्स द ओशन कंट्रोल्स द वर्ल्ड। लेकिन देखो आज के टाइम में ना हम ये कह सकते हैं हुएवर कंट्रोल्स देयर एनर्जी कंट्रोल्स देयर डेस्टिनी। मतलब जो अपनी एनर्जी को कंट्रोल करता है वो अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करता है। इसलिए इंडिया को देखो अपनी एनर्जी के लिए ना दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। इंडिया को अगर अपनी डेस्टिनी खुद लिखनी है तो एनर्जी का कंट्रोल अपने हाथों में लेना होगा। अब कुछ बड़े एग्जाम्पल्स देके राइटर ना कुछ लेसन्स बताते हैं। जैसे देखो सबसे पहले 1973 में क्या हुआ था, ऑयल एम्बार्गो लगाया गया था। मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूं क्या हुआ था। अरब देशों के बीच में एक तरफ अरब कंट्रीज और दूसरी तरफ इजराइल, जंग स्टार्ट हो गई थी। इसे योम किपुर वार कहते हैं। अमेरिका ने इस वार में इजराइल का साथ दिया था। तो अरब देशों ने क्या किया, ओपेक में अरब देश थे ज्यादा, तो इन्होंने क्या किया, गुस्से में आकर यूएसए और यूएसए के दोस्तों को ना तेल बेचना बंद कर दिया। ऑयल एम्बार्गो लगा दिया कि हम यूएसए को तेल नहीं देंगे। इंपैक्ट क्या हुआ, जो क्रूड ऑयल के दाम थे वो देखो इंटरनेशनल मार्केट में ना 4 गुना तक बढ़ गए, 4 टाइम्स बढ़ गए। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। तो लेसन क्या मिलता है इस पूरे एपिसोड से? लेसन ये मिलता है कि ओपेक पे पूरी तरह से डिपेंडेंसी ठीक नहीं थी यूएसए और यूएसए के मित्र देशों की। इसके बाद उन देशों को समझ में आ गया कि हमें ना इमरजेंसी में कुछ तेल स्टोर करके रखना जरूरी है। तभी ये कंसेप्ट निकल के आया था एसपीआर का, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, कि इमरजेंसी के लिए ऑयल स्टोर करना जरूरी है। अब इंडिया ने भी इसी कंसेप्ट पे काम करते हुए 3 जगह पे बनाया है, विशाखापट्टनम में है, पादुर में है, मंगलुरु में है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है जहां पे पेट्रोल को रिजर्व करके रखा जाता है इमरजेंसी में यूज करने के लिए। तो ये पहला लेसन है। इसके बाद दूसरा लेसन है 2011 का फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर। जापान में उस समय सुनामी आई थी और सुनामी ने ना फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट को तबाह कर दिया। एक बड़ा न्यूक्लियर मेल्टडाउन हो गया, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित लोगों में नाराजगी आ गई। इंपैक्ट ये हुआ पूरी दुनिया डरने लग गई न्यूक्लियर पावर से। जर्मनी जैसे देश जो बढ़िया कर रहे थे न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में, उन्होंने अपने प्लांट्स बंद कर दिए। लेसन ये मिलता है कि टेक्नोलॉजी देखो कितनी भी एडवांस्ड हो, नेचर के आगे सब फेल है। लेकिन देखो अब ना क्लाइमेट चेंज के कारण दुनिया फिर से न्यूक्लियर की तरफ थोड़ा थोड़ा जाने लगी है। तो ये दूसरा लेसन है। फिर है तीसरा लेसन, टेक्सास फ्रीज। टेक्सास फ्रीज क्या है? देखो टेक्सास ना अमेरिका का एनर्जी हब है। टेक्सास अमेरिका का एनर्जी हब है। वहां पे ना बहुत ज्यादा ठंडी पड़ गई 2021 में, मतलब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ गई। अब इससे ना गैस जो पाइपलाइंस थी ना वो हो गई फ्रीज। इवन जो विंड टर्बाइंस थी उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया। तो पूरे स्टेट में ना ब्लैकआउट हो गया क्योंकि एनर्जी की कमी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो गई। तो राइटर बोलते हैं इससे ये लेसन मिलता है तीसरे एपिसोड से कि सिर्फ कॉस्ट एफिशिएंसी होना जरूरी नहीं है कि सस्ती एनर्जी आप पैदा कर रहे हो, रिजिलियंस भी होना चाहिए। मतलब बुरे वक्त में टिक पाओ, ये बहुत जरूरी है। आपका सिस्टम हर मौसम झेलने लायक होना चाहिए, हर सिचुएशन झेलने लायक होना चाहिए और एनर्जी सोर्सेज डाइवर्सिफाइड होने चाहिए। तो ये तीसरा इंसिडेंट जिससे लेसन सीखने को मिलता है। अब है चौथा एपिसोड। चौथा एपिसोड क्या है? रशिया यूक्रेन वार। अब इसमें क्या था, वार से पहले ना यूरोप 40% गैस ना रशिया से ले रहा था।
बट जैसे ही वार स्टार्ट हुआ, रशिया ने ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दी। मतलब फ्यूल जो एक्सपोर्ट करता था ना रशिया, इसको रशिया ने एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर दिया। गैस सप्लाई रोक दी यूरोप को। यूरोप में गैस के जो दाम थे वो आसमान छूने लगे, और वापस से यूरोप को कोल यूज करना पड़ा। यहां पे क्या लेसन मिलता है? यहां पे लेसन ये मिलता है, वही बात, सेम रिपीटेड लेसन है कि एक ही सप्लायर पे कभी डिपेंड मत हो। आपके जो सप्लायर हैं वो डाइवर्सिफाइड होने चाहिए। सिर्फ एक ही से आप बहुत ज्यादा एनर्जी इंपोर्ट मत करो। फिर देखो, इसके बाद में स्पेन और पुर्तगाल का जिक्र किया जाता है 5वें नंबर पे। ये 5वां लेसन है। आइबेरियन पेनिनसुला में आते हैं ये स्पेन और पुर्तगाल। ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करते हैं दोनों देश, पुर्तगाल और स्पेन। लेकिन दिक्कत ये थी, जरूरत पड़ने पर, मतलब ज़्यादा जरूरत पड़ गई तो ज़्यादा जरूरत पड़ने पर पावर देने वाला ना इनके पास में बैकअप सिस्टम नहीं था। इसकी वजह से ग्रिड कोलैप्स हो गया, ब्लैकआउट हो गया पूरा। तो यहां से लेसन ये मिलता है कि रिन्यूएबल एनर्जी जरूरी है, बट उनके साथ साथ डिस्पैचेबल पावर, मतलब जो ऑन डिमांड मिल्स के और ग्रिड स्टेबिलिटी लास के, वो पावर भी होनी चाहिए। मतलब कन्वेंशनल पावर को एकदम से आप हटा नहीं सकते। तो इन 5 घटनाओं से देखो एक चीज पता लगती है, हम ना बड़े लेसन सीखते हैं बड़ी बड़ी घटनाओं से। बट देखो, इंडिया के पास मौका है। इजराइल ईरान के बीच में टेंशन हुई, तब भी हमें वार्निंग मिल गई। हमें बिना तबाही के सोचना होगा और अभी से तैयारी करनी होगी। फ्यूचर में इंडिया भी ऐसे ही रिस्क फेस कर रहा है। आज इंडिया के साथ हुआ नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जरूर हो सकता है। तो राइटर अपनी तरफ से कुछ सजेशंस देते हैं। सबसे पहला सजेशन राइटर का क्या है? कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन। इंडिया के पास देखो 150 बिलियन टन कोल रिजर्व है। दिक्कत यह है, हमारे पास जो कोयला है ना, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसमें ऐश का कंटेंट ज्यादा है, राख ज्यादा होती है। तो सॉल्यूशन इसका यह है कि कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज की जाए। इस टेक्नोलॉजी से ना जो हाई ऐश वाला कोल है ना, उसको सिन गैस में तब्दील किया जा सकता है। किसमें? सिन गैस में। बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा गला जा रहा है ना। इस सिन गैस से देखो मिथनॉल, हाइड्रोजन, फर्टिलाइजर बन सकते हैं। सिन गैस से क्या बन सकते हैं? मिथनॉल बन सकता है, हाइड्रोजन बन सकता है, फर्टिलाइजर बन सकते हैं। तो यह आत्मनिर्भर भारत का परफेक्ट एग्जाम्पल होगा। फिर इसके बाद देखो, इसके बाद में बायोफ्यूल का सॉल्यूशन देते हैं राइटर। बायोफ्यूल मतलब खेती से जो चीजें जुड़ी हुई है ना, उससे फ्यूल बनाना। जैसे देखो, हम पेट्रोल में अभी क्या मिक्स कर रहे हैं? पेट्रोल में मिक्स कर रहे हैं हम इथेनॉल। सरकार का टारगेट ये है, हमें E20 अचीव करना है, मतलब 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग एक चीज है, लेकिन बायोफ्यूल में दूसरी चीज है सतत स्कीम। सतत स्कीम में क्या है? पूरा नाम है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। इसमें देखो, हम ना एग्रीकल्चर से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाते हैं, CBG। क्या बनाते हैं? खेती में जो वेस्ट मिलता है ना, उससे हम कंप्रेस्ड बायोगैस बनाते हैं। डबल बेनिफिट होता है, एक तो क्लीन फ्यूल मिलता है और जो खाद बचता है वो खेत में यूज हो जाता है। फिर तीसरे नंबर पे है न्यूक्लियर जीरो कार्बन बेस लोड पावर। क्या है? न्यूक्लियर पावर। देखो, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हमेशा अवेलेबल नहीं रहती। रात में सोलर नहीं होती और कभी कभी हवा भी नहीं चलती। हमें चाहिए 24/7 पावर, तो उसे बेस लोड पावर कहते हैं। सॉल्यूशन क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी। ये कार्बन एमिट भी नहीं करती न्यूक्लियर एनर्जी, और रिलायबल भी है। तो इस पे इंडिया को फोकस करना चाहिए। हमें देखो, हमारे ना थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर प्लान को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। थोरियम से न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करना, उस प्लान को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अभी वैसे सरकार स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे फोकस कर रही है, अच्छी चीज है।
स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो हैं छोटे हैं, सेफ हैं, सस्ते हैं। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इनसे पानी तोड़कर हाइड्रोजन बनाई जाती है। इसके लिए सरकार ने मिशन भी लॉन्च किया है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। फिर नेक्स्ट है हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर वो ऊंचाई से, पहाड़ से नीचे पानी गिरता है और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, वो सब। तो ये पांचों एनर्जी की बात की जाती है। लास्ट में राइटर बोलते हैं देखो 21वीं सेंचुरी उसी देश की होगी जिसके पास ऑयल के कुएं नहीं, बल्कि उस देश की होगी जो अपनी एनर्जी खुद बना सकता है, उसको स्टोर कर सकता है और बिना किसी के डर के यूज कर सकता है। इंडिया ने पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़िया काम किया है, वेस्ट एशिया पे डिपेंडेंसी कम की है। हम अब रशिया, यूएस, अफ्रीका इन सब से तेल ले रहे हैं। तो आगे भी इंडिया को जो हमने लेसन सीखे ना, उन पे काम करना चाहिए।